गुलाटी और हमारे साथ जुड़े हैं इस ब्रॉडकास्ट में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व यूनियन मिनिस्टर और अब डीएपी के फाउंडर प्रेसिडेंट गुलाम नबी आज़ाद जी। गुलाम नबी आज़ाद जी, इंडिया न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद जी ने हाल ही में अपनी आत्मकथा पब्लिश करी है, आज़ाद एंड ऑटोबायोग्राफी। इसमें चैप्टर वाइज पूरी जिंदगी का उल्लेख है, लेकिन अभी और भी आगे लिखने का हाँ, होगा, अभी दूसरा बुक आएगा। और भी आगे लिखने का है, क्योंकि अभी फ्यू चैप्टर्स आर स्टिल लेफ्ट। पर आज़ाद जी, शुरुआत में शुरू करते हैं, आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? आपके फादर, आपने कहा किताब में, कि तहजील लेवल पे पॉलिटिक्स करते थे, बिजनेस भी चलाते थे, बट नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की सोच आपके कब आई, क्या मौका कब मिला आपको? नहीं, मौका मुझे इमरजेंसी के दौरान मिला, और तब तक मैं ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की ही पॉलिटिक्स करता था। और संजय गांधी से मुलाकात हुई। संजय गांधी कश्मीर बहुत आते थे, तो इमरजेंसी में हमारे जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस होती नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कांग्रेस ही 84 में बनी। उससे पहले कांग्रेस नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ यूथ कांग्रेस में कोई जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता था यूथ, तो आई वॉज दैट वे द फर्स्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो मुझे कहा यूथ कांग्रेस, संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाओ। उस वक्त मुफ्ती साहब प्रेसिडेंट थे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने भी हमारी मदद की प्रेसिडेंट बनने में। आई मस्ट से दैट आई हैव रिटन दैट इन द बुक, कि बाद में हमारे चाहे कुछ भी डिफरेंसेस हुए, लेकिन मेरा वो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा उनके साथ रहा कि इनिशियल डेज में उन्होंने हमारी मदद की यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने में। और यही कारण है कि जब उनके पास 16 एमएलए थे और मेरे पास 42 एमएलएज थे, तो भी मैंने उनको कह दिया चीफ मिनिस्टर बन जाओ या चीफ मिनिस्ट्री में आ जाओ। उनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर हमारा रहा उनका हमेशा तक। तो एक दफ़ा प्रेसिडेंट बन गए स्टेट के, और फिर इलेक्शन हो गए 77 में। इंदिरा गांधी हार गई। इस बीच में जब प्रेसिडेंट था तो यहाँ हर महीना आना पड़ता था, हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती थी, तो इंदिरा जी से भी मुलाकात होती। संजय गांधी में तो नेशनल काउंसिल के मेंबर थे ही थे, तो उनके करीब आने का मौका मिला। आपने आपने अपने किताब में लिखा है कि 4 बारी ऐसे मौके आए जब आपने सीट त्याग दी, इलेक्शन त्याग दिया, किसी और को प्रपोज करा, कोई और लड़े। ये लॉजिक क्यों आया? क्योंकि जो पॉलिटिक्स में होते हैं वो तो पावर के लिए होते हैं, हमने सीट जीतनी है, मैंने हमने पावर वोट के लिए जीतने। कभी भी नहीं आया था। मैंने इसमें लिखा है कि 69 में जब मैं अभी कॉलेज में ही पढ़ता था, तो वो गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी पूरे हिंदुस्तान में, और नॉर्थ इंडिया का 15 दिन का जो सेलिब्रेशन था वो श्रीनगर को चुना गया था कि वही होगी पूरी नॉर्थ इंडिया की सेलिब्रेशन। और गांधीवादी जितने सीनियर, तब तो बहुत गांधीवादी थे, अभी आज़ादी के कुछ साल ही हुए थे, शायद 20 साल हुए थे अभी आज़ादी के, 20-22 साल। तो तमाम गांधीयन को आना था वहाँ 15 दिन के लिए, जो लेक्चर्स दे दें। और इनकी इच्छा उन्होंने प्रकट की थी कि कश्मीर के भी अगर उस कैंप में 200-400 लोग लड़के रहेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य से 2 महीने में भी वो किसी को जोड़ नहीं पाए। सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त बशारत, जिनकी बुक में मैंने अपने साथ पिक्चर ली है, हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे इसमें। हम आए थे तो पेंट कोट में, बाद में 15 दिन के बाद कुर्ते पजामे में गए और सब हमको कहते थे कार्टून आ गए। तो वो 15 दिन में हमने गांधी जी को पढ़ा और गांधी जी के पर लेक्चर सुने, तो हमने देखा कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स थे सब त्याग करके कांग्रेस के लिए, देश के लिए आए। गांधी था, दीवान का बेटा बैरटला चला गया अमेरिका, फिर बरतानिया गया, नहीं ये साउथ अफ्रीका गया, वहाँ से ट्रेन से फेंका, फिर कपड़े यहाँ आ गए, बदल लिए, वो लिबास बदल लिया। और जब तक मेरे देशवासियों को पूरे कपड़े नहीं होंगे, मेरे बहनों को, बेटियों को कपड़े होंगे, तब तक हम भी पूरे कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं पहने। और किस तरह से सब कुछ त्याग दिया, दुनिया त्याग करके हिंदुस्तान की आज़ादी। तो यही लॉजिक
नेहरू सब छोड़ के आया, पटेल छोड़ के आया, मौलाना आज़ाद छोड़ के आए, आईएएस करते थे हमारे वो फ्रीडम स्ट्रगल, आईएएस छोड़कर फौज बनाई भारत की, बाहर जाके वहां से समर्थन जोड़ दिया। फिर बाकी लोगों को सबको पड़ा। तो जो छोड़ के आए हैं, क्योंकि अभी भाजपा के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे हैं, मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। आप किताब में यू हैव अ फॉन्ड मेमोरी ऑफ संजय गांधी, राजीव गांधी, आप उनके काफी तारीफदारी कर रहे हैं। राजीव गांधी पे आपने लिखा है कि उनसे चर्चा होती थी, बहस होती थी, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते थे। हर बारी चर्चा के लिए तैयार होते थे, डिबेट के लिए तैयार होते थे, और तभी मानते थे कि अगर आप या वो कन्विंस हो जाएं तभी मामला समाप्त होता था। ये तौर तरीका कांग्रेस प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने का राजीव गांधी की आप क्या रिमेम्बरेंस है? देखिए, इंदिरा गांधी भी, जो मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिक्टेटर, ये सब बकवास, क्योंकि तकरीबन 5 साल मैंने 5-6 साल उनके साथ काम किया, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी, और बाद में 3 साल में मंत्रिमंडल में भी रहा। और सबसे छोटी उम्र के साथ मुझे सबसे ज्यादा कंसल्टेशन होती थी उनके साथ हर चीज में। राजीव गांधी के आना चाहिए राजनीति में, नहीं, एक तो वो हुआ ही, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों पे भी कंसल्टेशन, जिसके लिए मैं आई थिंक मैच्योर एनफ नहीं था, लेकिन इन्वॉल्व करती थी हर जनरेशन के लोगों को। और मैंने इसमें उल्लेख लिखा है, मैंने उल्लेख किया अपनी बुक में, जब लोग पढ़ेंगे तब मैं पूरा संक्षेप में बताऊंगा। पूरे बुक में जो क्या है वो तो बुक पढ़ के ही लोगों को समझ आएगी। जब मुझे उन्होंने 79 में टिकट दी महाराष्ट्र से, 79 इलेक्शन तो 79 दिसंबर में ही हुआ, सिर्फ रिजल्ट उसका जनवरी 2 या 3 जनवरी को निकला 80 को। तो शाम को जब मैं थैंक्स करने गया तो मुझसे कहने लगे, यार अपने हाथ में पहली दफा है। कहा, मैं 10 साल तो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हूँ, लेकिन महाराष्ट्र की टिकट में पहली बार बांट रही हूँ। मैंने कहा, क्या? कहा, इतने साल तो वाई.बी. चौहान साहब 48 की 48 टिकटें खुद ही बांटते थे। वो बोलते थे इलेक्शन कमेटी में, महाराष्ट्र की मैं खुद बांटूंगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर होकर भी नहीं कुछ कर पाई, सीनियर कुलीग थे तो कुछ नहीं पाए। और कहा, 100 के करीब पूरे देश की जो 80 सीटें हैं रिजर्व, वो बाबू जगजीवन राम सब बांटते थे, हमारी कोई चॉइस नहीं चलती थी। तो मैंने सोचा कि 150 सीटें 2 मंत्री बांटते थे, और इंदिरा गांधी, जिसको लोग कहते हैं डिक्टेटर है, इसको हाथे नहीं लगाने देते थे इसके 2 कैबिनेट कुलीग, तो ये कहां के डिक्टेटर थी? ये तो जबरदस्त डेमोक्रेट है। तो क्या हुआ फिर? आप दिस इज राइट आफ्टर इमरजेंसी, उसके पहले क्या सोच आ गई या क्या एडवाइस आ गई कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए आपके हिसाब से, इमरजेंसी में डिक्लेरेशन करने का, इमरजेंसी पावर्स इन्वोक करने का? अब उस वक्त तो मैं जम्मू कश्मीर में था, हमें मालूम नहीं क्या कारण थे। तो लेकिन एक चीज तो थी, हड़तालें बहुत हो रही थी उस वक्त, कॉलेज की स्टूडेंट्स की, मजदूरों की हड़तालें, वो काम वगैरह हो नहीं रहा था। और इमरजेंसी में सच में बताएं, 2 चीजें गलत हो गई। अगर वो गलती नहीं होती तो चाहे इमरजेंसी लंबी भी होती, किसी को कोई नुकसान हो रहा नहीं था। पॉजिटिव इफेक्ट इसका था कि कोई स्ट्राइक नहीं हो रही थी, जैसे आज कश्मीर में कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरा था कि प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई थी, कोई मजदूर सब जाते। नेगेटिव 2 चीजें उसमें ये हो गई कि जो मीडिया पर अंकुश लग गया, तो मीडिया पर जो अंकुश लग गया वही मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ गया। फिर र्यूमर्स पे लोगों ने भरोसा किया। तो र्यूमर्स ये थी कि भाई इन्होंने सबको, बूढ़ों को भी बच्चों को भी फैमिली प्लानिंग की, जो कि बाद में गलत साबित हुआ, कोई फैमिली प्लानिंग बच्चों पे नहीं। लेकिन अगर मीडिया पर अंकुश नहीं लगा होता तो पेपर वाले लिखते कि ऐसा कोई किस्सा नहीं है, ऐसा कहानी हुई नहीं, क्योंकि तो एग्जाम्पल देना पड़ती ना किस व्यक्ति से। तो आपके हिसाब से एक, और दूसरा लोगों को जेल में डाला। ये 2 गलतियां अगर उसमें नहीं होती, इमरजेंसी ताकत होती कि कोई हड़ताल नहीं कर पाएगा स्टूडेंट या ये, तो ठीक है, बच्चे भी पढ़ते और आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ता। लेकिन ये 2 चीजें की तो उसका वो उन्हीं के खिलाफ चला गया। उनकी डेथ के बाद राजीव गांधी ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ गए थे। इनफैक्ट आपने
किताब में चर्चा करी है कि सबसे पहले उसकी बात इंदिरा जी ने आपसे करी थी, आप ही उनको स्टेज पे पहली बार लेके जाए थे जब रेजोल्यूशन पास हुई थी, आई थिंक इट वाज श्रीनगर। लेकिन उस मौके पर आप माहौल समझिए कि आप सब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हैं, बहुत बुरी खबर आई है। उस मौके में प्रणब दा थे, नरसिम्हा राव थे, सीनियर लोग थे, इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका क्यों नहीं मिला उस समय? उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया। प्रधानमंत्री तो आप सीधे ऐसे नहीं बना सकते। मतलब देखा, इतने मंत्री थे, सबका इंतजार था राजीव गांधी कब आएंगे उड़ीसा से, सब मिनिस्टर थे, लेकिन एक आदमी, सीनियर आदमियों का नाम, आपस में सब बैठे थे कैबिनेट, इंतजार कर रहे थे, इंदिरा जी की बॉडी ऊपर थी, लेकिन एक आदमी भी न जिसको बनना था उसके हिम्मत थी ये कहने की कि मैं बनूंगा, न किसी दूसरे की हिम्मत थी कि दूसरा बनेगा। तो उस दो चीजें थी, एक तो मैंने पहले ही कहा, वो 3-4 साल से पहले ग्रूम किए गए थे, यूथ कांग्रेस के टॉप लीडर बनाए गए थे, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी बने थे, कि डिसीजन वो लेना में इन्वॉल्व होते थे, पार्टी के डिसीजंस में, मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट में वो शामिल हो जाते थे। तो सबको लगा था यही अब प्राइम मिनिस्टर बनना। बट आजाद जी, और उसके बाद उतना ही नहीं, जिन हालात में मिसेस इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुआ उस वक्त तो किसी दूसरे की ये हालात सोच। था, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि देखिए राहुल गांधी को भी मौके मिले थे, ट्रेनिंग मिली थी, उनको भी ग्रूम किया गया था, लेकिन राजीव गांधी किसी और तरह के लीडर निकले और राहुल गांधी पे लोग फेथ नहीं है। तो ग्रूमिंग यही बात है या परिवारवाद ही रह गया ये? नहीं नहीं, परिवारवादी तो ठीक है, लेकिन तब तक कोई ज्यादा परिवार नहीं हुआ था, इट वॉज जस्ट थर्ड जनरेशन। अभी तो उसके बाद सोनिया जी आ गई, राहुल जी आ गई, तो बढ़ता ही गया ना, 2 जनरेशन और ऐड हो गई उस वक्त। और फिर डिफरेंस है, जब राहुल जी आए तो बिल्कुल सर के बल घुस गए ना, पाँव के बल नहीं गए। मतलब 24 उन्होंने डाइव लगाई नीचे कि फिर उसमें से निकलना नहीं है, यहीं जीना है, यहीं बसना है। उनकी छुट्टी का कोई कैंसल नहीं, उनका काम का नहीं, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं। मैंने एज जनरल सेक्रेटरी उन्हीं के ऑफिस में 2 बजे सुबह में निकला हूँ, 4 बजे भी निकला हूँ, सुबह 6 बजे भी निकला हूँ। 6 बजे निकल के 8 बजे फिर मिलना है। दैट मीन 6 बजे और 8 के बीच में सिर्फ आपको नहाना है, टॉयलेट जाना और ब्रेकफास्ट करना है, बस सोना नहीं है। तो इसके बाद फिर इतना मामला इस हद पे कैसे आ गया कि आपने इन दी एंड कांग्रेस पार्टी छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे राहुल गांधी और राजीव गांधी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिफरेंस लगा काम करने में। उनकी जो कंसल्टेशन प्रोसेस था, यहाँ जीरो कंसल्टेशन प्रोसेस था। उनके बाद को जो रेस्पेक्ट थी सीनियर्स के लिए, वो टोटल एब्सोल्यूट थी, यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और यहाँ वहाँ कलेक्टिव डिसीजन इन द सेंस सब मिलके फैसला लें, चीफ मिनिस्टर को निकालना है, उसको हटाना है, बनाना है, उसके लिए मीटिंग होती थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था जिसके लिए हम G23 इतने सालों से लड़ रहे थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये सारा ठप हो गया था सर? सब बनाए नहीं। तो एक ही जना बस नहीं, डिसीजन ले रहा था? 26 साल से पार्लियामेंट्री बोर्ड ही नहीं बना। राजीव गांधी के जितने चीफ मिनिस्टर हटने थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड 8 मेंबर बैठते थे, जो मेजोरिटी फैसला करती थी वही होता था। राजीव गांधी वाज चेयरमैन, लेकिन he had only one vote। तो ये टेम्परामेंट डिफरेंट हो गया राहुल गांधी का? नो, सिस्टम डिफरेंट हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। ओके, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाए तो फिर एक हाथ में पावर नहीं रहेगी, फिर तो इंस्टीट्यूशन के हाथ बट में। आप कह रहे हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बट इतना कॉन्फिडेंस था कि प्रधानमंत्री देश ने कोई ऑर्डिनेंस लाए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस फाड़ रहे हैं, जिसी की वजह से अब उनका हाँ, अगर disqualification पार्लियामेंट्री हुआ। बोर्ड होता तो उसमें डिस्कस होता, इसलिए वो नॉन एग्जिस्टेंट था, तो इसलिए जो मर्जी एक तो ये आदमी, उन्हीं का अकेला डिसीजन था कि मैं चले जाऊंगा? ये अकेला डिसीजन, ऑर्डिनेंस फाड़ने का किसी का नहीं, नन। सही था सही था, अगर सही था तो देन ही शुड बी वेरी हैप्पी कि उन्हीं का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उसी कारण तो की ही वजह शुड से। बी द वन। आजकल चर्चा चल रही है कि यहाँ पर बड़ी उद्योगपति हैं जिनका जिनका क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। उद्योगपति पहले भी बड़ा हुआ करते थे,
ये क्या सही चर्चा है कि अदानी अंबानी की चर्चा चलती है जो राहुल गांधी जी ने अपना मुख्य मुद्दा बना लिया है? देखो, इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स का बहुत जमाने से रहा। मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि गांधी जी की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंपलिसिटी पे कोई सवाल पैदा नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता। लेकिन गांधी जी रहते कहाँ थे? इंडस्ट्रीज के गेस्ट हाउस में, बिरला के। वो झुग्गी झोपड़ी में तो नहीं रहते थे। दिल्ली में जब भी आते थे तो उस वक्त के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज के गेस्ट हाउस में ही तो रहते थे। तो उसका मतलब है कि इवन प्री इंडिपेंडेंस भी गांधी जैसे आदमी के लिए भी इंडस्ट्रीज अनटचेबल नहीं थे, या बजाज अनटचेबल नहीं थे आजादी से पहले भी। तो ये हमेशा, इंदिरा जी बड़ी क्लोज थी धीरू भाई अंबानी के। तो आप हर दौर में देखेंगे, ये जरूरी नहीं थे कि इंडस्ट्रीज करप्ट था या नहीं, और हर इंडस्ट्रीज करप्ट ही नहीं होता है। अपनी खून पसीने से इंडस्ट्रीज भी संपत्ति बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रीज और राजनीतिक नेताओं का आज भी अगर कोई भी पार्टियां चलाती, इंडस्ट्रीज ही चलाती हैं। कौन सी बड़ी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बड़ी पार्टियां या बड़े रूलिंग पार्टी के रीजनल पार्टी, इंडस्ट्री वाले तो चलाते हैं। और कौन चलाते हैं? और कौन सी अपनी, किस लीडर की अपनी? कांग्रेस अगर पैसा लेती है तो कौन सी इंडस्ट्री है कांग्रेस की जहां से ये पैसे लाते हैं? वो भी तो किसी तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, रेवेन्यू रेजिंग, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। आजाद साहब, ये तो पूछना पड़ेगा आपसे, जब और यही पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो अडानी को बिजनेस देती है। कांग्रेस रोड 2 स्टेट्स में, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में। तो आपके हिसाब से ये मुद्दा पकड़ेगा नहीं? नहीं पकड़ेगा क्या? आपके अपने चीफ मिनिस्टरों को बिजनेस खदाने देते हैं या 2 कांग्रेस स्टेट्स में, राजस्थान में भी और अपने छत्तीसगढ़ में भी। तो क्या कहेंगे? ओके आजाद साहब, तो कंट्राडिक्शन है ना। 2 और मुद्दों पे आपसे बात करनी थी। एक, मेरा अडानी से कभी मुलाकात नहीं है, न लेना है न लेक्सा लेके। मैं भी टेलीविजन में ही देखता हूँ, लेकिन इनके चीफ मिनिस्टर तो उनके साथ बैठ के करते, मंच पे बैठ के तारीफ करते हैं। हाँ। इसी घर में जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा था कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा आपके पास आए थे एमएलए लेके, और राहुल गांधी पे आपके पास आए। ना राहुल गांधी नहीं आए, मैं राहुल गांधी की बात है। हाँ जी, तो बहुत बड़ी गलती होगी उस समय। राजीव गांधी वो एज प्राइम मिनिस्टर में हमारे आते थे, राहुल गांधी नहीं आता। बट हेमंत पे गलती हो गई कि उनको जाने ब्लंडर दिया। हो गई, गलती छोटी बात है, ब्लंडर हो गई, जिसकी वजह से हमारे 8 स्टेटें खत्म हो गई। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का इंचार्ज वही 15 साल रहा। फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली भी, ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी वही देखता था। तो एक गलत स्ट्रोक के गलत डिसीजन से राहुल गांधी ने 8 स्टेटें कांग्रेस की हमेशा के लिए नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के उससे नक्शे से निकाल दी। 370 की एब्रोगेशन के आप खिलाफ थे। 3 साल हो गए, अभी भी आपका मन नहीं बदला है? मेरा वही मन है, खिलाफ हूँ अभी भी। 370 होना चाहिए था, रुकना चाहिए था, क्योंकि जो 370 भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में बेचती थी, वो 17 साल पहले वाला 370 था। उस वक्त वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था, उस वक्त राष्ट्रपति होता था, उस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई पार्लियामेंट का कानून लागू नहीं हो सकता था, अलग जुडिशरी, अलग सुप्रीम कोर्ट की बात थी, हाँ, अलग पार्लियामेंट की बात थी, अलग कोई आईबी सेंटर के एजेंसीज का कोई दखल नहीं था। वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोकल विधानसभा के दौरे में खत्म कर दिया था। अब ये सेंटीमेंट था। मैं हमेशा कहता हूं कि सेंटीमेंट से बड़ा कुछ नहीं होता। सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट होते हैं, उसको अभी कभी खत्म नहीं कर सकते। आपको सोशल सेंटीमेंट, मैं मिसाल देता हूं, बाबरी मस्जिद मैं कभी गया नहीं, मैं हिंदुस्तान के बाहर की मस्जिदें देखा हूं, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं गया। लाखों करोड़ों मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद नहीं देखी, उसमें नमाज भी नहीं होती थी, लेकिन सेंटीमेंट था मुसलमानों का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट। हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों की कमी नहीं है,
लेकिन जब तक मंदिर की तामीर शुरू नहीं हुई तो सैकड़ों सालों से राम मंदिर बनने की सेंटिमेंट कम नहीं हुआ। हिंदुस्तान से तो कहां से सेंटिमेंट दोनों तरफ होता है फिर, सेंटिमेंट हर हर चीज तरफ। में होता है। कल्चरल सेंटिमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में हिंदी कोई नहीं जानता, तमिलनाडु हिंदी नहीं जानता। मुझसे ज्यादा हमने हिंदी नहीं पढ़ी है, वो पढ़ते हैं, वो भाकार हैं, ये है, लेकिन सेंटिमेंट है अपनी लेकिन बड़ा आजाद रीजनल लैंग्वेज का। साहब सरकार तो कहती है कि यही है कि 370 में कुछ भी नहीं था जब 70 साल पहले वो बनी थी, अब सिर्फ सेंटीमेंट रहा। लेकिन लेकिन जो स्टोन पेल्टिंग कम हो गई, वो कह रहे हैं उसका सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा 370 हो से गया है। कुछ नहीं है। उसका वो तो आप ऐसे सख्ती करो तो वो 370 में थोड़ी लिखा था स्टोन पेल्टिंग करो, 375 में थोड़ी लिखा था आप क्या कहते हैं पथराव करो। ये तो टाइट करो आप ये सीधे गोली मार देते हैं। हम लोग सीधे गोली नहीं मारते थे, हम भी गोली से मार देते थे तो नहीं निकलते थे। तो जरा टाइट पोजीशन की, तो टाइट पोजीशन तो आप वो लगाते हो कर्फ्यू, तो इमरजेंसी नहीं होती, तो कर्फ्यू में भी तो बंद सब होता है। दंगे इतने चलते हैं, एक दफा कर्फ्यू लगाओ सब बंद हो जाता है। आजाद साहब, आप भी अभी 50-60 साल पॉलिटिक्स करके रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन अभी भी आप जाके, अब आपने पार्टी फाउंड कर ली, आप कैंपेन कर रहे हैं पूरे खैर, अब से 1 साल हो गया। आपका फ्यूचर क्या है? आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी भी बरकरार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे आप? हाँ मैं लड़ूंगा, मेरे कैंडिडेट तो लड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। और आप क्या आशा करते हैं कि मौका मिलेगा 2024 में ही शायद इलेक्शन लड़ने का नहीं, जम्मू कश्मीर मुमकिन में? है कि उससे पहले ही हो जाए। हम उतना क्यों इंतजार करें, हम तो चाहते हैं तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए। आजाद साहब, जब आपकी आखिरी दिन था राज्यसभा में, बड़ा इमोशनल दिन था, आप देख रहे थे आपकी स्पीच, हाँ हम सब सब, भावुक हुए थे, प्राइम मिनिस्टर भी भावुक हुए, हम भी भावुक हुए, बहुत लोग भी भावुक हुए। आपको काफी इज्जत दी मोदी जी ने, और आज बोला जा रहा है कि उसी की वजह से आपने पार्टी छोड़ी। लेकिन आपका असेसमेंट क्या है नरेंद्र मोदी जी का? आपका बिल्कुल आमने सामने देख देख के महीनों महीनों, आपका असेसमेंट क्या देखो, है? हम जानते हैं एक दूसरे को 20-22 साल से, लेकिन जस्ट हाई हेलो। और इसमें भी पार्लियामेंट में एज प्राइम मिनिस्टर और मैं लीडर अपोजिशन में उनके पास कभी नहीं गया, न उनके घर कभी गया एज एलओपी, और न कभी उनके ऑफिस गया। तो कैसे संभव? हमारी जो मुलाकात होती सदन के अंदर ही होती थी, और पूरे 7 साल मैंने उनका विरोध किया। तो मैं समझता था कि इतना विरोध करने के बाद ये हमारे, अब उनकी बारी आई तो हमारा ये बिल्कुल कीमा बना देंगे। बट आई फाउंड टोटली डिफरेंट मोदी। तो उसका मतलब है मोदी के दो फेसेस है, एक पॉलिटिकल फेस है, एक इंसानी फेस भी है। कि अगर वो क्रूड आदमी कईयों को दिखता है, लेकिन वो स्टेट्समैन भी है। तो उस वक्त मोदी जी ने स्टेट्समैनशिप दिखाई, और स्टेट्समैनशिप रोज नहीं दिखती है, वो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं। अब आज 24 घंटे हमारे लीडर को भी मौके मिलते थे, लेकिन उस वक्त भी गाली देते हैं। आप 24 घंटे गाली दे दो नहीं, एक ऐसा मौका होता है, हम किसी का विरोध करते हैं, लेकिन उसकी जब पॉलिटिकल रिटायरमेंट होती है या कोई घटना होती है या मृत्यु होती है, तो आदमी का टोनर टेनर डिफरेंट होता है। उस वक्त उसका मालूम पड़ता है कि आदमी किस मिट्टी का बना है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त एक सभ्यता, अपने कल्चर, स्टेट्समैन दिखाई, तो आई वाज हार्डली इम्प्रेस्ड। ओके, बट ऑन हमारा दैट कोई, स्पेसिफिक, बट नॉट ऑन अपोजिंग वन मैटर्स ऑफ पॉलिसी। हाँ आपसे आखिरी सवाल, अभी चर्चा क्या चल रही है कि यहाँ पर डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम जेनोसाइड होने वाला है, ये विश्व में फैलाया जा रहा है। क्या ये स्थिति है भारत नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कहीं बहुत सारे लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं। मैंने 80 में भी सैकड़ों की लाशें देखी हैं। मैंने 80s में भी सैकड़ों लाशें देखी हमारी अपनी गवर्नमेंट में। मैं नहीं कहता हमारी गवर्नमेंट ने किया, लेकिन थी। तो राइट तो हर दौर में हुए हैं। मुसलमानों का जेनोसाइड होगा कि नहीं, लेकिन हुआ, होते हुए मैंने देख लिया। हमारे वक्त में कांग्रेस के ही वक्त में भिवंडी में इंदिरा जी के साथ ही गया जब सैकड़ों लाशें पड़ी थी। राजू जी के यूपी में यही
क्या कहते हैं, मेरठ में ही सैकड़ों लाशों को और सिक्योरिटी फोर्सों ने ही मार दिया था और दरिया में फेंक दिया। राव साहब के वक्त में 2 दफा सैकड़ों के हजारों लोग मारे गए दंगों में। तो ये कहना कि भाई हमारे वक्त में कुछ नहीं है, या तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो या बैठ जाते हो। तो इसलिए जो हमारे वक्त में कांग्रेस के अपने वक्त में हुआ तो हम दूसरे के वक्त में क्यों ब्लेम कर सकते हैं? कम से कम अभी तो उसके बाद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं तो हुई। फिर ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये अब हमारा ये कांग्रेस पर भी इल्जाम लग रहा था इमरजेंसी में। नहीं, लेकिन तो ये अभी क्या है, ये अभी जो हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, ये कन्वीनियंस जो है, लोग कहते करवाया हैं ना गया है। डेथ और डेमोक्रेसी, या तो हिस्ट्री का पता नहीं है, ये हमारे वक्त में भी हम पर यही आरोप लगे थे, इससे बड़े आरोप लगे थे। हाँ, तो अब इंसान को हमेशा जो शीश महल में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ओके, पहले अपनी हिस्ट्री जानो, कब कब हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कहते हैं कि मैसेकर होगा, वो जरा हिस्ट्री पढ़ें कि पिछले 50-70 साल में इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए हैं, कितने मारे हैं, उसमें मुसलमान कितने मारे गए हैं। फिर उसके बाद आरोप लगाए। मैं मोदी जी को डिफेंड नहीं करता हूं, उनके भी है, पोलराइजेशन हो गई है जिसके मैं खिलाफ हूं। पोलराइजेशन पहले से थी, मोदी जी के वक्त में ज्यादा पोलराइजेशन हो, मैं एक्सेप्ट करता हूं पोलराइजेशन हुई है और मैं उसकी निंदा करता हूं। डिपोलराइजेशन करना चाहिए मोदी जी को, सब कम्युनिटी को सबका साथ, सबका हाथ सबका साथ, उसको प्रैक्टिकल शेप देना चाहिए, वो थ्योरेटिकली रिटॉरिक नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें मानता हूँ, लेकिन ये भी नहीं मानता हूँ कि सिर्फ इनके वक्त में डिक्टेटरशिप हुई है। हम पर ये सब आरोप लग चुके हैं। इमरजेंसी के वक्त हम पर ये कहेंगे मोदी ने किस मुसलमान को मैसेकर किया, हमारे वक्त में बहुत बड़े बड़े मैसेकर हुए मुसलमानों के। तो इसलिए मैं इन पर आरोप नहीं लगा सकता हूं जो हमारे वक्त में खुद हो चुका है। ओके, गुलाम नबी जी, इट्स बीन प्लेजर आपसे ये खुली बातचीत करने के लिए। और जैसे हमने शुरुआत में कहा, किताब पढ़िए और उसको खुद अपने आप जज करिए। पढ़ने में ही सीख है और बड़ी अच्छी तरह लिखी गई है। मुझे मौका मिला कल रात को पढ़ने का। ये हिस्ट्री है और ये यंग लोगों के लिए है, जो यंग कोई भी प्रोफेशन ले, बिजनेस ले या क्या कहते हैं राजनीति में आए, तो उनको पढ़ना चाहिए कि कितनी मेहनत करना पड़ती है कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कैसे कैसे जाना पड़ता है और कितनी सैक्रिफाइस करनी और कितनी सैक्रिफाइस के तैयार रहता है। आजाद जी, हमारे साथ इंडियन न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।